हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर मैथ्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। तो चाहे आप सिर्फ जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप जेई मेंस एडवांस दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों ही केसेस में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्हें गाइडेंस की जरूरत है मैथ्स में प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर जिनको कोचिंग में समझ में कम आ पा रहा है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे हमारी जो जेई मेंस और एडवांस की पूरी मैथ्स है, हम उसे 5 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस एंड वेक्टर एंड 3D। जिसमें आपके जो कैलकुलस एंड वेक्टर एंड 3D वाला जो पोर्शन है, इसे क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, और जो ऊपर के तीनों सेक्शन हैं इन्हें क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। बट इन सभी सेक्शंस को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन सेक्शंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो क्या क्या हमें थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेना है वो समझ लेते हैं। तो अगर अभी आप पहली बार क्लास 11th में आए हैं, जो बच्चे क्लास 12th में हैं उन्हें इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस पता होगी। तो जो बच्चे अभी क्लास 11 में आए हैं उन्हें सबसे पहले तो जो नंबर सिस्टम होता है इसे बहुत अच्छे से समझ लेना है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। साथ ही कुछ स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन होते हैं जिनका अगर हमें पहले से पता हो तो आगे आने वाले चैप्टर्स में थोड़ी प्रॉब्लम बहुत कम होती है, और ये बहुत बेसिक चीजें जो हमें पता हो सकती हैं, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। उसी के साथ में एक ऐसी चीज जो जनरली हमारी बुक्स में एज अ चैप्टर नहीं होती है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉगरिदम। किसी यहाँ पे इन पांचों चीजों को कहीं से भी स्टार्ट करने से पहले अगर कोई चीज सबसे पहले पढ़नी है तो वो लॉगरिदम है, क्योंकि ये हर जगह यूज होगी। कैलकुलस में, वेक्टर में, ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हर जगह आएगा ये। इनइक्वालिटी बहुत बेसिक चीज होती है, इन्हें करने के तरीके। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी क्योंकि वो तो हम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ेंगे, लेकिन हमें कुछ एक दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, साइन टू ए कॉस टू ए। ये थोड़े थोड़े बेसिक से फॉर्मूले हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, कई बार हमारे क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। बहुत ज्यादा यूज नहीं आते हैं ये, लेकिन आसान हो जाता है। फिर हमें सेट्स का थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, जैसे पावर सेट क्या होता है, ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, यूनियन सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन सेट क्या होता है। ये सब चीजें हमें इन पांचों को पढ़ने से पहले पढ़नी होती है। अब जब हम ये पढ़ लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाता है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन तो सबसे पहले यहीं से करना है। और अगर आप क्लास 11th क्लियर कर चुके हैं तो ऑलरेडी आपको ये सब आता है, हम क्लास 12th वाले पोर्शन पे बात करेंगे। लेकिन ये सब करने के बाद में अभी काम खत्म नहीं हुआ है। तो आई पर्सनली से कि डिवाइड एंड कॉन्कर का जो रूल होता है मैथ्स में बहुत अच्छा रहता है। हम क्या करते हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर 3D सबको मिला करके पूरा जो सिलेबस है उसे मैं 6 स्लॉट में डिवाइड कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो पहले 3 स्लॉट हैं हमें क्लास 11 में कवर करने होते हैं, और जो बाद के 3 स्लॉट हैं वो हमें क्लास 12 में कवर करने होते हैं। जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं उनको सारे ही एक साल में कवर अप करने होते हैं, और जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं उनके पास बहुत टाइम है, तो उन्हें अभी स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 करना है, और अगले साल स्लॉट 4, स्लॉट 5 और स्लॉट 6 करना है। अब हमने क्या करा, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनके कुछ कुछ चैप्टर्स को अलग अलग स्लॉट में इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि आने वाले चैप्टर से उस पे एक तो कम इन्फ्लुएंस रहे और समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। और जो बच्चे अभी 12th में हैं, एक बार उनको भी बता दूं कि उन्हें प्रिपरेशन स्लॉट 4 से स्टार्ट करनी है। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड्स के पेपर हैं, तो ये जो पार्ट है ये आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करना है। और साथ में स्लॉट 4 के साथ में आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3 को भी कवर अप करना है। तो चलिए स्लॉट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं कि उसमें कैसे पढ़ना है। तो स्लॉट 1 में हम सबसे पहले जो टॉपिक्स कवर करते हैं, जो सबसे पहला चैप्टर हम जेईई मेंस की प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते हैं, वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम क्लास 10th में भी पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा सा हम ऑलरेडी इस चैप्टर से फ्रेंडली होते हैं, दैट्स वाई हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले पढ़ते हैं।
और काफी अच्छे लेवल से पढ़ते हैं क्योंकि इसका यूज आने वाले सभी चैप्टर्स में होता रहता है। इसके बाद में जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाता है तो फिर हम बीच में आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पे। ये भी हम ऑलरेडी क्लास 10th में एपी पढ़ चुके होते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए फ्रेंडली हो जाता है। साथ ही यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज में अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ते हैं, जैसे जीपी आ जाता है, एचपी आ जाता है, और भी बहुत सारी मिस्टेनियस सीरीज आ जाती हैं, वो पढ़ते हैं। तो इन सबको पढ़ने के लिए चाहे आप किसी कोचिंग का पैकेज यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई सी भी बुक यूज कर रहे हो, आप बस उस बुक को प्रॉपरली फॉलो करिए, तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि उस पैकेज को करने से आपके ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे। आप जो भी फॉलो कर रहे हैं उसे बस अच्छे से फॉलो करिए। लेकिन जैसे अब ये 2 चैप्टर तो हो गए हमारे क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस। इसके बाद में क्या होता है, हमारे लिए आता है एक नई चीज। हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो उस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से बहुत परे रहने वाली है। यहाँ पे हम 2 थीटा, 3 थीटा, कॉम्प्लेक्स जैसे जनरल एन थीटा, ऐसी ऐसी चीजें ट्रिग्नोमेट्रिक और रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में हम पढ़ेंगे। और ये चैप्टर जो है मैं बोलूँ जेई मेंस जेई एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में तो एक चैप्टर है ही सही, ये साथ में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सब जगह पे ये कुछ ना कुछ छोटे मोटे फॉर्म में आ जाता है। आगे वेक्टर्स में भी आएगा, कैलकुलस में भी आएगा क्लास 12th में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद करने से कभी काम नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज लगानी पड़ेंगी। इसके लिए हमें पता है वैसे भी मैथ्स के लिए प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के लिए थोड़ा सा ज्यादा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसमें आता है हमारे पास में नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं, इक्वेशन दे रखी है, कितने रियल होते हैं, कितने इमेजिनरी होते हैं, एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं यहाँ बात करूं तो आपकी जो बोर्ड्स की जनरल किताबें होती हैं उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा कुछ दिया हुआ होता नहीं है, लेकिन जेई मेंस और जेई एडवांस में कॉम्प्लेक्स नंबर काफी हाई लेवल का आता है और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जो आपका है ये आगे आने वाले एलजेब्रा के सेक्शंस में और भी अगर आप देखेंगे तो काफी जगह पे ये यूज होने वाला है। और कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक बहुत अच्छा चैप्टर है और जिसको समझ में आता है उसके लिए बहुत आसान होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये हुई बात स्लॉट 1 की। अब स्लॉट 2 में अगर मैं आऊं तो स्लॉट 2 आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला है क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी आधी से ज्यादा यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना हम आगे वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स। उसके बाद में फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे और भी कुछ चैप्टर्स होते हैं, लेकिन इस स्लॉट में अभी हमें इतना ही पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स। जब ये आपका कवर अप हो जाए उसके बाद में हम वापस से अलजेब्रा पे आएंगे और हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और हम इसे क्यों पढ़ेंगे, बिकॉज दीज 2 चैप्टर्स आर वेरी स्कोरिंग। अगर आप देखेंगे जेईई मेंस और एडवांस में इन दोनों से जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेटिवली काफी इजी आते हैं। और साथ ही अगर आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन और सर्कल अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आपका जो एक स्लॉट 2 है यहाँ पे एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है काफी। अब हमने स्लॉट 2 को यहाँ क्यों रखा आप ये सोच रहे होंगे, क्योंकि स्लॉट 1 में हम काफी नई चीजें पढ़ के आए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री काफी हेक्टिक हो चुका होता है। तो अब हमें ऐसी चाहिए जिसमें हम थियोरेटिकली थोड़ा सा सोच सकें, समझ में आ सके। दैट्स वाई स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है। इसके बाद स्लॉट 3 में हम क्या करने वाले हैं, तो स्लॉट 3 में अभी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं। एक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और एक है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ये दोनों चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से इजी चैप्टर पूरी जेईई मेंस की और एडवांस की प्रिपरेशन में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपका इजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद में ये मैंने यहाँ क्यों डाला, क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ करके आए हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बहुत इजी चैप्टर है, आप इसे 4 से 5 दिन में बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं पूरी प्रिपरेशन के साथ में। उसके बाद में अब जो हमारे 3 चैप्टर आने वाले हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये तीनों चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसमें हम कुछ इमेजिन नहीं कर पाते हैं।
सर्कल स्ट्रेट लाइन हम इमेजिन कर लेते हैं, हमने देखे हैं रियल लाइफ में, लेकिन एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इन्हें थोड़ा सा इमेजिन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे इन तीनों को कवर अप करने वाले हैं, और ये तीनों जेई मेंस और जेई एडवांस के प्रिपरेशन से इंपॉर्टेंट हैं। आपकी एनसीईआरटी की किताब में आपने देखा होगा बहुत जरा सा दे रखा है, लेकिन उन्होंने जितना दे रखा है ना, उससे तो आप एक क्वेश्चन नहीं हिला पाएंगे इन तीनों का। इसके लिए आपको अलग से अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, जो भी आप बुक या पैकेज फॉलो कर रहे हैं उससे। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों चैप्टर हम तभी कर सकते हैं जब हमें स्ट्रेट लाइन और सर्कल आता है। तो आपको पिछले जो स्लॉट में हमने स्ट्रेट लाइन और सर्कल की बात करी थी, वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो स्लॉट 3 खत्म होते होते आपकी क्लास 11th की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी होती है। अब बचता है एंड में सिर्फ एक टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। इसको यहाँ रखने का, एंड में रखने का सिर्फ एक मोटिव है। इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ एक चीज मिलेगी, वो है सिर्फ फॉर्मूला। आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको उसमें फॉर्मूला लगाना है, आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको उसमें फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूले याद करने हैं। तो ये जो टॉपिक है हम पूरे साल भर दिमाग लगा चुके होंगे, तो एंड में इसलिए इसे रखा है कि केवल बस अब हमें फॉर्मूला याद करना है और क्वेश्चन में लगाना है। लॉजिक सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में बहुत कम यूज होता है, बस हमें थोड़ा सा फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। तो ये चैप्टर हमारे लिए वन ऑफ द वेरी इजी चैप्टर्स होता है। और इसी के साथ में स्लॉट 1 खत्म होते होते हमारा क्लास 11 का पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं क्लास 12 जब स्टार्ट होती है तो फिर प्रिपरेशन कैसे करना है। बीच के गैप में पूरा रिवाइज कर लेना है, लेकिन क्लास 12 में कैसे प्रिपेयर करना है। तो जो बच्चे अभी क्लास 12 में हैं, या फिर क्लास 11th होने के बाद में 12th में आएंगे, या अभी जो ड्रॉपर्स हैं, उन लोगों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है 11th कंप्लीट करने के बाद में। तो सबसे पहले आप अपना फंक्शन से स्टार्ट कीजिए और इनवर्स कीजिए। ये दोनों चैप्टर कैलकुलस में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये दोनों आपको नहीं आएंगे तो आप आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत दिक्कत फेस होने वाली है। फंक्शंस मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन, यूज, वन वन, ऑन टू, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती हैं। उसके साथ में कैलकुलस में अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद में हम अपना एलजेब्रा खत्म ही कर लेंगे लगभग। हम क्या करेंगे, क्लास 12 के बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे तो मेंस और एडवांस के लिए, मेंस प्लस एडवांस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिसेस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं मेंस प्लस एडवांस में। तो पहले आपको क्या पढ़ना है, पहले आपको डिटर्मिनेंट पढ़ना है, देन आपको मैट्रिसेस पढ़ना है। कई लोग इसका ऑपोजिट भी कराते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि पहले डिटर्मिनेंट्स पढ़ लो, देन मैट्रिसेस। थोड़ा आसान हो जाता है फिर मैट्रिसेस करना आपके लिए, क्योंकि अगर आप जेईई मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो आप नॉर्मल मैट्रिसेस तो नहीं पढ़ रहे हैं, आप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिसेस भी पढ़ेंगे। तो दैट्स वाई आपको डिटर्मिनेंट पहले पढ़ लेना चाहिए। एंड देन एंड में थोड़ा सा लाइट होने के लिए, क्योंकि अब इतना हम पढ़ चुके होंगे, आपको ग्राफ पढ़ने चाहिए। ग्राफ मीन्स मॉड्यूलस ग्राफ, सिग्नम ग्राफ, ये सब ग्राफ जो ऊपर हमने फंक्शन पढ़े हैं, इनमें हम ग्राफ ड्रॉ करना भी सीखते हैं यहाँ पे। तो उन्हीं का थोड़ा सा यहाँ पे वापस से हमें रिवीजन कर लेना है, क्योंकि अब जो अगला हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ ग्राफ का है, विच इज कैलकुलस। तो स्लॉट 5 जो है हमारा पूरा सिर्फ कैलकुलस कैलकुलस कैलकुलस। तो स्टार्टिंग हमें करनी होती है लिमिट से, देन कॉन्टिन्यूटी, देन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी ऑर्डर में, ऑर्डर कतई चेंज नहीं करना है, इसी ऑर्डर में पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या चेंज कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बाद में आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ के स्लॉट 6 का एक चैप्टर उठा के यहाँ डाल सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा डाल सकते हो। अदरवाइज इन सभी को अगर हम एक साथ पढ़ते हैं इसी ऑर्डर में, तो हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये सारे इसी ऑर्डर में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्योंकि लिमिट्स आती है तो कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी आती है तो डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी आ गई तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन आया तो एप्लीकेशन हो सकते हैं। और जब डेरिवेटिव खत्म हो गया तो या तो फिर आप यहीं पे ब्रेक ले लो, ये जो चौथा हमारा पार्ट खत्म हुआ है। उसके बाद अगर आपने इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया है तो उसके बाद में इंटीग्रेशन में भी दो, इंडेफिनेट, डेफिनेट, फिर उनके एप्लीकेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सभी को एक साथ चलना चाहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये सारे जब हम साथ में पढ़ते हैं तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी रहती है वो मैक्सिमम रहती है, और मैक्सिमम स्कोर करना हमारे लिए आसान होता है। और ये जो पूरा कैलकुलस है इसे आसानी से बिल्कुल नहीं लेना है, ये काफ़ी डिफिकल्ट है। इनमें कुछ चीज़ें, जैसे अगर आप देखेंगे
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो रोल थ्योरम, एलएमवीटी, इनके क्वेश्चन होते हैं, उन्हें समझने में थोड़ा दिक्कत आती है। और डिफरेंशियल इक्वेशन आसान चैप्टर है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो लिमिट्स में कई क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आसान हो जाती है हमारे लिए अगर हमें लिमिट्स अच्छे से आती है। तो ये स्लॉट 4 में कैलकुलस है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए। अगर आप देखेंगे हर साल अराउंड कैलकुलस से 8 से 9 क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, हर साल 8 से 9। तो आप इंपॉर्टेंस समझिए इस चीज की, 8 से 9 क्वेश्चन कैलकुलस के मेंस के पेपर में आना। एंड सिमिलरली करस्पॉन्डिंगली आप देखेंगे तो अराउंड 25 to 30% क्वेश्चन जेईई एडवांस के पेपर में भी कैलकुलस से आते हैं, उल्टा उससे ज्यादा ही आते हैं। तो कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब खत्म हो गया, अब हमारे पास में सिर्फ 2-3 चैप्टर बचे हैं, और वो कौन से हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन अभी भी बचा हुआ है। देन स्लॉट 6 में आपको पढ़ना है वेक्टर, 3D, लाइन एंड प्लेन। बस ये जो 3 चीजें हैं यही स्लॉट 6 की जान है, क्योंकि ये बोर्ड में इनमें काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जेईई मेंस, जेईई एडवांस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपके 3 से 4 क्वेश्चन इन दोनों से मिलाकर के होते हैं, और इसमें स्कोर करना आसान है, आप फील कर सकते हैं चीजों को। साथ ही इसी के साथ में जब आपका वेक्टर 3D पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा, एक लास्ट हमारा चैप्टर बचा होता है कि अलजेब्रा का प्रोबेबिलिटी। ये काफी हम पढ़ चुके हैं तो हम थोड़ा सा फ्रेंडली होते हैं इसे, तो प्रोबेबिलिटी करनी है इसके बाद में। एंड देन प्रोबेबिलिटी का ही एक पार्ट होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसे करना है। तो इसी के साथ हमारी अलजेब्रा पूरी खत्म हो गई, वेक्टर 3D खत्म हो गई, कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री हम पहले ही खत्म कर चुके थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पहले ही खत्म कर चुके थे क्लास 11th में। अब एक चीज जो बचती है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई एडवांस में जो नहीं आती है, वो है स्टैटिस्टिक्स। हर साल आपका एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आता ही आता है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको जनरली ये बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एनसीईआरटी की जो आपकी जो बुक है 11th और 12th में जिसमें भी स्टैटिस्टिक्स है, आपको बस उसे सॉल्व करना है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। तो ये तो बात थी किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस किस स्लॉट में डिवाइड करना है। अब उनको प्रिपेयर कैसे करना है, चैप्टर बाय चैप्टर कैसे प्रिपेयर करना है। तो जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं या कोचिंग आप फॉलो कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, थ्योरी पढ़नी है, सॉल्व एग्जांपल लगाने हैं सबसे पहले, थ्योरी एग्जांपल, हर चैप्टर के लिए सेम थ्योरी एग्जांपल। देन जब ये हो जाए तो उसके पीछे जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं उन्हें करना है, ठीक है। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को जैसे पहले ऑब्जेक्टिव करनी है, देन सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आना है, देन आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन करने हैं, देन हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने उस टॉपिक के। लेकिन जैसे ही आपके 1, 2, 3 चैप्टर खत्म हो जाए, आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो आप कहीं पे भी, जैसे जो भी आपको अच्छी कोचिंग लगती है उनकी टेस्ट सीरीज लगवा लीजिए। अब तो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ही लगवानी चाहिए आपको। साथ ही अगर आप किसी कोचिंग में है तब तो आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत ही नहीं है, लेकिन साथ ही आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास कुछ 15 क्वेश्चन है तो आप उन 15 क्वेश्चन को लेके बैठ गए, बोला कि मुझे आधे घंटे में 15 क्वेश्चन करने हैं, तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इतना प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस में सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिलेक्शन होना सिर्फ आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप कितना टाइम दे रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन लगा रहे हैं। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, सक्सेसफुल होना सिर्फ आपकी प्रिपरेशन और आपकी विल पावर पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारी पूरी बात हुई कि किस तरीके से हमें जेईई मेंस और एडवांस के लिए पढ़ना चाहिए।